हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एचसी वर्मा। अब सर ये एचसी वर्मा क्यों जरूरी है, क्या हम कर सकते हैं, क्या नीट के लिए जरूरी है, जेई के लिए? तो बच्चों ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चा 11th एंड 12th में फिजिक्स पढ़ रहा है वो सभी बच्चों को एचसी वर्मा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो अब हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, नीट है, जेई है, जेई एडवांस है, सब में जो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स है वो कहीं ना कहीं एचसी वर्मा से ही रिलेटेड सारी चीजें होती है। तो आपने इस बुक को अगर अच्छे से सॉल्व कर लिया तो कहीं ना कहीं सारे ही कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे एंड एग्जाम में सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर आपके दिमाग में यह है सर ये नीट के लिए जरूरी है, जेई एडवांस के लिए जरूर है कि जेई मेंस के लिए, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और चीजें सॉल्व करनी चाहिए पर ये तो आपको करना ही करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो क्लियर है? तो एचसी वर्मा हम सभी को जो भी 11 12 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम क्रैक करना चाहते हैं उसके लिए, फिजिक्स के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपको मैं पूरे ही रिवीजन, पूरे ही चैप्टर के सॉल्यूशन सारे यहाँ पे करवा दूंगा, कभी भी आपको किसी में भी डाउट है तो जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चों, उसमें जुड़ जाओ। वहां पे आप मुझसे डायरेक्ट डाउट्स पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड अगर आपको यहाँ पे जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, तो कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा सॉल्व करना चाहते हो। हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इसी सीक्वेंस में आगे करते जाएंगे। अब हम स्टार्ट करें बच्चों। चल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है a block of mass 2 kg is placed on a long frictionless horizontal table, is pulled horizontally by a constant force F. It is found to move 10 मीटर in first 2 सेकंड। हमें दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है 2 की। इसको हम पुश कर रहे हैं विथ कांस्टेंट फोर्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। हमें दिया है कि ये मूव कर रहा है 10 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 मीटर है इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। हमें निकालना है कि ये फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। हमें ये पता है एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं फोर्स डिवाइड बाय मास। अब हमारा फोर्स एफ हमें निकालना है, मास इज बेसिकली 2 kg। तो ये फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी अपने आप कांस्टेंट हो गया। हमें दिया है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 मीटर है विद इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। तो अब यहाँ पे मैं इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन एस इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 et स्क्वायर को यूज कर रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो मान के चलता है इनिशियल वेलोसिटी इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, 1/2, एक्सीलरेशन इज f डिवाइड बाई 2। टाइम हमें दिया है बच्चों, टाइम इज 2 सेकेंड, तो ये हो गया 2 सेकेंड्स का स्क्वायर। 4 एंड 4 कट गए तो यहां से मिल गया फोर्स इज 10 न्यूटन। तो जो कांस्टेंट फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है? 10 न्यूटन। आगे बढ़ते नेक्स्ट देखो, अ कार इज मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, स्टॉप बाय अप्लाइंग अ ब्रेक्स। अब हम एक कार जो मूव कर रही है उसकी स्पीड दी है 40 किलोमीटर पर आवर में, एक एक चीज आराम से लेते जा। स्पीड ऑफ कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं मीटर पर सेकंड में। हमेशा से ये चीज को ध्यान में रखना है, किलोमीटर पर आवर में तो बहुत ही हाई चांस है आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? कुछ नहीं करना हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर जाना है तो डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो 5 डिवाइड बाई 18। तो ये हो गया आपका 200 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड, या फिर इसको लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ कार इज 100/9। हम और हमें दिया है कि इसको हम स्टॉप कर रहे हैं। अगर स्टॉप कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। अप्लाइंग द ब्रेक्स इन नेक्स्ट 4 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर, फाइनल वेलोसिटी 0। कार का मास दिया है, मास ऑफ कार इज 2000 kg, जिसका मतलब है 2 × 10 पावर 3 kg। तो हमें निकालना है व्हाट इज द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक। तो ब्रेक ने कितना फोर्स लगाया जिसकी वजह से इतनी स्पीड से जो कार चल रही थी
वो 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट करके रुक गई। अब सर हमारे पास तो एक फॉर्मूला होता था, कौन सा फॉर्मूला था बच्चों? अगर आपको याद हो, स्टॉपिंग डिस्टेंस एस होता है यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए। अगर मैं ए निकालना चाह रहा हूं तो हम लिखेंगे यू स्क्वायर बाई 2 इंटू एस। इनिशियल वेलोसिटी 100 डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज 4। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 9 अप्रोक्सीमेटली बच्चों 11 के करीब मिलेगा। 11 9 जा 99 होता है। तो ये अगर मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना चाहूं तो इसको मैं 11 लिख सकता हूं। 11 का स्क्वायर इज 121 डिवाइड बाई 8। तो एक्सीलरेशन हमें मिल गया 121 डिवाइड बाई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर हमें तो निकालना है फोर्स। तो सर फोर्स की फॉर्मूला होती है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। मास कितना है? मास इज 2000। तो ये 2 इंटू 10 पावर 3 इंटू एक्सीलरेशन इज 121 डिवाइड बाई 8। इसको सॉल्व करो तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर, मेरे ख्याल से इसको तो लिख दो 2 इंटू 10 पावर 3 121 डिवाइड बाई 8। तो ये हम कर सकते हैं 13 8 जा। अगर मैं 14 8 जा लिखूं, 14 8 जा हो जाएगा बच्चों 112। 15 8 जा कर सकते हैं, 15 8 जा हो जाएगा 120। तो मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं तो ये 121 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा आपका 15। तो 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 10 पावर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 इंटू 10 पावर 3। आपको इनिशियल जितने भी एचसीवी के क्वेश्चन है वो बच्चों बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स एंड सिंपल फॉर्मूलाज पे है। तो ये जो है वो आपके धीरे धीरे फॉर्मूलाज जो है वो आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा है। जो एचसी वर्मा सर है उन्होंने बुक को इस तरीके से डिजाइन करा है कि इनिशियल क्वेश्चन सबके लिए आसान हो और उसी से आपके फॉर्मूला वगैरह जो है वो अच्छे से याद हो जाए। फिर वो धीरे धीरे लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। पर कोई टेंशन की बात नहीं है, हम सारी चीजें इसमें कवर करने वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, in a PV picture, tube electrons are ejected from the cathode with negligible speed and reaches a velocity of 5 into 10 power 6 meter per second. Traveling 1 centimeter, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिया है is 1 centimeter. Assuming a straight line motion, find the constant force exerted on electron. Mass of electron हमें दिया है। अब यहाँ पे हो सकता है कि जो कुछ कुछ कैलकुलेशन है वो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर हम देखते हैं कैसे करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो बच्चों हो जाएगी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब इसकी स्पीड जो हो गई है वो हो गई है 5 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ हुआ 1 सेंटीमीटर विच इज 10 पावर माइनस 2 मीटर। अब हमें यह दिया है फाइंड द कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स F कितना होगा वो हमें निकालना है। मास दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमें एक्चुअली में याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तब भी याद कर सकते हो। अब हम इसको देखो, कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सीलरेशन जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो हमारे पास इक्वेशन है, उसी इक्वेशन को यूज करते हैं। इक्वेशन जो थी वो थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी इज 5 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर 25 इंटू 10 पावर 12। इनिशियल वेलोसिटी इज 0। एक्सीलरेशन as it is, displacement is 1 centimeter which is 10 power minus 2 meter। तो इसको हम कैलकुलेट करें 25 into 10 power 12 is equal to 2 into 10 power minus 2 into a। तो यहां से एक्सीलरेशन 25 डिवाइड बाई 2 इज 12.5 into 10 पावर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हमें एक्सीलरेशन मिल गया। हमें तो बच्चों निकालना है फोर्स। तो सर ये तो आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। फोर्स होता है बच्चों मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, एक्सीलरेशन इज 12.5। दोनों ही चीजें हमारे पास है, उनको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर जो है वो मिल जाएगा।
अगर आपको लग रहा है अरे सर ये तो बहुत ही सिंपल सवाल आ रहा है, तो टेंशन मत लो, आगे जाके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आने वाले। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, a block of mass 0.2 kg is suspended from the ceiling by a light string. यहाँ पे मैं डायग्राम बना के कुछ क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूं। A block of mass 0.2 kg is suspended from the ceiling by a light string. तो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के को यूज करके मैंने एक ब्लॉक का मास है हमारे पास 0.2 kg। हमें दिया है कि सेकंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg, एक और ब्लॉक है जिसका मास है 0.3, उसको भी हमने यहाँ पे सस्पेंड करा है। इसका मास में m1 मान लो, इसका मास m2, तो m1 जो है वो 0.2, m2 जो है वो 0.3 kg। और हमें दिया है सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू अनदर स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग। अब हमें टेंशन के बारे में यहाँ पे बताना। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जब स्ट्रिंग जो है वो टाइट कंडीशन में होती है तब उसमें कहीं ना कहीं टेंशन अप्लाई होता है, और ये टेंशन की डायरेक्शन ऑलवेज जो भी टच पॉइंट है उससे अवे डायरेक्शन में होता है। सर ये कहना क्या चाह रहे हो आप? बच्चों में ये कहना चाह रहा हूं कि जहां पर भी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग के टच पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही हमारे लिए टच पॉइंट्स है। अब ये टच पॉइंट से अवे डायरेक्शन में टेंशन लगता है, तो इससे इस डायरेक्शन में एंड इस टच पॉइंट से अवे डायरेक्शन में यहाँ पे टेंशन मैंने मान लिया T1। अब नीचे जो स्ट्रिंग है वो भी तो सर टाइट कंडीशन में है, सही बात है, तो उसमें टेंशन किस तरीके से लगता है? देखो यहाँ पे ये टच पॉइंट, यहाँ पे ये टच पॉइंट, ये दोनों ही टच पॉइंट से अवे डायरेक्शन में, तो इससे टच पॉइंट इस तरीके से, इसमें इस तरीके से, तो यहाँ पे टेंशन मैंने लिख दी T2। अब हमें निकालना है बेसिकली टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग T1 एंड T2 हमें निकालना। तो सबसे पहले हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं M1 का। M1 के एफबीडी की अगर बात करें तो ऊपर की डायरेक्शन में है टेंशन T1, नीचे की डायरेक्शन में एक तो इसका खुद का ग्रेविटी की वजह से जो होगा वो होगा M1G और T2, तो ये हो गया M1G और ये हो गया T2। अब क्या होगा, ये जो ब्लॉक है वो तो रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट में इसका मतलब ये हो गया ऊपर वाले फोर्स एंड नीचे वाले फोर्स सेम हो गए, पर हमें T1 भी नहीं पता, T2 भी नहीं पता, M1 पता है सिर्फ 0.2। तो मैं T1 और T2 में से कोई और इक्वेशन से मैं एक मतलब कोई भी एक चीज जो है वो ढूंढने की कोशिश करता हूं। अब मैं M2 का एफबीडी बनाता हूं। M2 का बनाने के लिए देखो, अर्थ की वजह से जो लगेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्सेस M2G। इसमें ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? ऊपर की डायरेक्शन में सर T2 दिख रहा है, सही है। अब ये M2 जो है वो भी कौन से कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है। अगर ये रेस्ट में है तो हो गया T2 इज इक्वल टू M2 इंटू जी। M2 फोर्स कितना है, मतलब M2 मास जो है वो है 0.3, जी की वैल्यू में 10 मान के चल रहा हूं। अगर एग्जाम में यहाँ पे दी हुई है वैसे क्वेश्चन में, अगर कुछ नहीं दिया तो आपको 9.8 मान के चलना होता है। ये हो गया आपका 3 न्यूटन, तो T2 का आंसर तो मिल गया। अब T1 निकालने के लिए देखो, T1 ऊपर, M1G नीचे, T2 नीचे, पर ये जो है वो रेस्ट में। रेस्ट का मतलब ये हुआ ऊपर जो भी फोर्स है उसी के इक्वल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए। T1 मुझे नहीं पता, M1 कितना है? M1 सर 0.2, तो 0.2 इंटू 10, 0.2 इंटू 10 हो गया 2, एंड T2 इज बेसिकली 3, तो T1 हो जाएगा 5 न्यूटन। तो T1 5 न्यूटन एंड T2 3 न्यूटन। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास m, यहाँ पे दो ब्लॉक दिए है, दोनों ब्लॉक के मास जो है वो सेम है। टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास m आर टाइड टू ईच अदर थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। यहाँ पे हमें एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल दी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी फ्रिक्शन की बात हम नहीं कर रहे, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है। यहाँ पे दो ब्लॉक्स है, दोनों ब्लॉक्स के मास जो है वो सेम है, एंड इन दोनों ब्लॉक को हमने एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, इस तरीके से कुछ।
वन ऑफ द ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग विथ अ कांस्टेंट फोर्स। आपके लिए कांस्टेंट फोर्स इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने यहां से पुल कर रहा हूं विथ अ कांस्टेंट फोर्स है। हमें निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग जॉइनिंग द टू ब्लॉक्स। ये दोनों ब्लॉक्स को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रिंग है उसमें कितना टेंशन होगा वो निकालना है। सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेंशन की डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी। हमने आगे डिस्कस करा था, जो भी टच पॉइंट्स होता है वो टच पॉइंट से अवे डायरेक्शन में टेंशन होती है। ये दोनों ही टच पॉइंट, उससे अवे डायरेक्शन में टेंशन होगी। जब भी मासलेस स्ट्रिंग होती है तब ये टेंशन की वैल्यू सेम रहती है, तो ये है टेंशन टी। अब मुझे जो क्या निकालना है, फोर्स एफ की वैल्यू। तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन निकालते हैं। एक्सीलरेशन होता है फोर्स डिवाइड बाय मास। इन दोनों ही ब्लॉक्स पे लगने वाला फोर्स है एफ और इनका टोटल मास इज एम प्लस एम 2m। तो एक्सीलरेशन हो गया 2m। अब मैं ये जो पीछे वाला ब्लॉक है उसका एफपीडी बना रहा, ये जो पीछे वाला ब्लॉक है उसका एफपीडी बनाया। तो इस पर इस डायरेक्शन में जो मोशन होगी वो मोशन करवाने वाले फोर्सेस की बात करता है। तो इस पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा वो है फोर्स टेंशन। वैसे इसका एफपीडी बनाने जाओगे तो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg एंड ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल। पर इसकी मोशन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो रही। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। तो बस हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करेंगे। ये टेंशन की वजह से ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो अब यहां से हम यूज करते हैं फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स कौन सा है हमारे पास? इस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो है टेंशन। मास ऑफ ब्लॉक इज m एंड एक्सीलरेशन इज f बाई 2m। तो एक्सीलरेशन हो गया f बाई 2m, m से m कैंसल, तो टेंशन हो जाएगा f डिवाइड बाई 2। तो टेंशन की वैल्यू मिल गई हमें f डिवाइड बाई 2, तो आंसर हो गया f बाई 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया। इस क्वेश्चन में दिया है एक ग्राफ दिया है। पहले तो मुझे यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है कुछ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो ये देख के कुछ कुछ चीजें अपने दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए, जैसे कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप तो हमें देता है एक्सीलरेशन और एरिया अंडर द कर्व। ये बताओ v वर्सेस t ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा? तो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। अब ये कुछ कुछ चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए। इसमें से कुछ कुछ चीजें इसमें यूजफुल भी हो सकती है, कुछ काम की नहीं भी होगी। देखते हैं, देखो पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उसे मार्क कर लो। मास दिया है 50 ग्राम, तो इसे कन्वर्ट कर दो। सबसे पहला काम आपके हमारे पास जो भी चीजें दी है उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। 50 ग्राम का मतलब है 50 इंटू 10 पावर माइनस 3 kg ऑन अ स्ट्रेट लाइन। द वेरिएशन ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो हमें दिया है। हमें निकालना है द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट t इक्वल टू 2, 4 एंड 6 सेकेंड्स। तीन फोर्सेस निकालना है, तीन डिफरेंट टाइम दिए, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड्स। अब कैसे करते हैं, देखो हमारे पास बेसिक सी इक्वेशन है, वो इक्वेशन है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। न्यूटन से सेकेंड लॉ जो है वो है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम करने पर हमें क्या मिल जाएगा? फोर्स। अब यहां पर मोमेंटम को मैं लिख सकता हूं मास इनटू वेलोसिटी का चेंज। मोमेंट चेंज इन मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी में जो भी चेंज है। ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बच्चों होता है एक्सीलरेशन। तो अगर मैंने किसी भी तरीके से डेल्टा वी बाई डेल्टा टी निकाल लिया, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। अब उसके लिए देखो ग्राफ के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करता है। यहां पर मुझे ये पता है फोर्स वर्सेस टाइम का जो भी ग्राफ है उसका स्लोप जो है वो हमें एक्सीलरेशन देता है। अब इसका स्लोप कैसे निकाले? सबसे पहले इस लाइन की मैं बात कर रहा हूं। अब सर स्लोप की कोई इक्वेशन या कोई फॉर्मूला होती है क्या? हमें पता है स्लोप जो है वो हम लिखते हैं m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहां पे आपको टेन थीटा निकालना है,
उसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे फर्स्ट इसका स्लोप मैं निकाल रहा हूं, तो यहां से हो जाएगा tan थीटा opposite side upon adjacent side, opposite side is 15 and adjacent side is 3, ये जो है वो 15, ये है 3, ये हो गया 15 डिवाइड बाई 3 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि मुझे पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप जो है वो एक्सीलरेशन देता है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दिया, एक्सीलरेशन। अब देखो यहाँ पे फोर्स की बात करता है, अच्छा मैं सबका स्लोप निकाल देता हूं, इसका स्लोप कितना मिला 5। अब यहां की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो दिख रहा है थीटा 0 है, स्लोप कुछ है ही नहीं, तो इसमें स्लोप है वो 0, मतलब एक्सीलरेशन 0। यहां की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी अगर मैं थीटा निकालू तो ये थीटा फिर से वही है 15 डिवाइड बाई 3, इसमें भी ये कितना हो गया tan थीटा, ऑपोजिट साइड इज 15 एंड एडजेसेंट साइड इज 3, तो इसमें भी स्लोप जो है वो कितना मिलेगा 5। 15 डिवाइड बाई 3 इज 5। अब हम बात करते हैं फोर्सेस की। फोर्स इज, यहीं से मैं लिख देता हूं, m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज बेसिकली स्लोप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में मास कितना है बच्चों, मास इज 50 ग्राम्स, मतलब 50 इंटू 10 पावर माइनस 3। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये tan थीटा जो है वो है 5, तो ये कितना हो गया 250 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 0.250 न्यूटन। तो फोर्स मिल गया 0.250। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाले की बात करते हैं। सेकेंड वाले में फोर्स हम लिख सकते हैं मास इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब सेकेंड वाले में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी या फिर स्लोप जो है वो कितना हो गया 0। स्लोप अगर 0 है तो फोर्स कितना हो गया 0, तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में आंसर हो गया हमारा 0। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं। अब तीसरे में पहले तो ग्राफ को ऑब्जर्व करो, ग्राफ में क्या दिया हुआ, यहां पे ये वाले पार्ट में वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होते होते 0 हो गई। इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुई। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डिसेलरेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। कोई बात नहीं, पर हमें पता है यहाँ पे डिसेलरेशन जो है वो है 5। तो तीसरे पार्ट के लिए मैं लिख रहा हूं फोर्स m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। मास फिर से वही 50 ग्राम्स, विच मीन्स 50 इंटू 10 पावर माइनस 3। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बच्चों यहाँ पे है 5। तो सर ये तो फिर से वही फर्स्ट वाला आंसर हो गया, तो सही बात है, आंसर इज 0.250 न्यूटन। बस फर्क कितना है, यहां से जो है वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और लास्ट वाले पार्ट में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो आंसर में बस इतना चेंज है। फोर्स तो सेम ही लग रहा है, एक जो है वो मोशन की डायरेक्शन में फोर्स है और इस वाले में मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, यही चीज इसमें ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, two blocks A and B of mass MA and MB respectively are kept in contact on a frictionless table। यहाँ पे हमें एक फ्रिक्शनलेस टेबल दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। ये जो है ऐसा टेबल है जो स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन इसमें 0 है। दो ब्लॉक्स है ऑफ मास M and MB। द एक्सपेरिमेंटर पुशेस द ब्लॉक A फ्रॉम बिहाइंड सो दैट बोथ ब्लॉक्स एक्सिलरेट्स। यहाँ पे दो ब्लॉक में बना रहा हूं, एक का मास है Ma, दूसरे का मास है Mb। यहां से हम पुश कर रहे हैं विथ फोर्स F, ये दोनों ही एक्सेलरेट कर रहे हैं। इफ ब्लॉक ए एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ब्लॉक बी, ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पर जो फोर्स लगाया वो है फोर्स F। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटर ऑन ए। अब इसमें मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है ऑलरेडी कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पर कितना फोर्स लगाया है F, तो यहां से एक्सपेरिमेंटर ने जो फोर्स लगाया वो फोर्स में मान लेता हूं F डैश। तो मुझे ये F डैश की वैल्यू निकालनी है। आप सबको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है कि यहां से एक्सपेरिमेंटर ने कितना फोर्स अप्लाई करा होगा।
क्वेश्चन में ये दिया है कि ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पर जो फोर्स लगाया वो कितना है, एफ के जितना। न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमें ये पता है कि ब्लॉक बी ने ब्लॉक ए पर कितना फोर्स लगाया होगा, एफ के जितना, क्योंकि दोनों ने फोर्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करे होंगे। अब देखो यहाँ पे एफबीडी की बात करें, पहले तो एक्सीलरेशन ऐसे जैसे मतलब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें सबसे पहले आप एक्सीलरेशन लिखने की कोशिश करो। अब सर एक्सीलरेशन तो हम कैसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन लिखना आसान है। एक्सीलरेशन होता है फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई करा है एक्सपेरिमेंटर ने वो है एफ डैश एंड मास एम ए प्लस एम बी, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब हम एफपीडी ड्रॉ करते हैं किसका, एम बी का। अगर एम बी के एफपीडी की बात करें तो ए ने बी पर जो फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में वो कितना है, एफ के जितना। और अगर ग्रेविटी की बात करें तो वो होगा एम बी इंटू जी एंड नॉर्मल जो होगा वो एन, पर वाई वर्टिकल डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट फोर्स कौन सा है, जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन ए। अब इसको हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज एफ, मास जो है वो है एम बी, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज एफ डैश डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी, एफ डैश डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी। अब यहां से अच्छा, यहां से हमें तो क्या निकालना है, एफ डैश की वैल्यू, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो एफ इंटू एम ए प्लस एम बी, और ये एम बी जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश। तो यहां से आंसर हो गया एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू एम ए प्लस एम बी डिवाइड बाई एम बी। एफ डैश इज बेसिकली फोर्स अप्लाइड बाय एक्सपेरिमेंटर, वही हमें निकालना था। एक बार कैलकुलेशन देख लो कहीं पे अगर हमने गलती ना करी हो। एक्सेलरेशन निकाल दिया, एम बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, एफ इज इक्वल टू एम ए यूज कर, सही है। आंसर इज एफ इंटू एम ए प्लस एम बी डिवाइड बाई एम बी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेन ड्रॉप्स की कहीं ना कहीं बात हो रही है। क्वेश्चन में हमें दिया है रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। यहां पे एक रेन ड्रॉप है, रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप इज 1 मिलीमीटर विच इज 10 पावर -3 मीटर, मास आर 4 मिलीग्राम। इसका मास, रेन ड्रॉप का मास है 4 मिलीग्राम। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। अब वो केजी में कैसे करेंगे, मिलीग्राम है तो मिली को पहले करो ग्राम में, ग्राम को कन्वर्ट करो केजी में, तो ये हो जाएगा बेसिकली 4 इंटू 10 पावर -6 केजी। तो ये मास हो गया। ये जो है रेन ड्रॉप इज फॉलोइंग विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन द हेड ऑफ अ बाल्ड पर्सन। ये कोई बाल्ड पर्सन के सर पर स्पीड जो है वो कितनी दी है, 30 मीटर पर सेकेंड से टकरा रहा है। द ड्रॉप्स स्प्लैशेस ऑन द हेड एंड कम्स टू रेस्ट। मतलब ये जो ड्रॉप है वो सिर पर गिर रहा है और फिर रेस्ट पे आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी इसमें हो जाएगी 0। इसको मैं 30 मीटर पर सेकेंड को इनिशियल वेलोसिटी दिखाऊं। Initial velocity is 30 meter per second and final velocity is 0 meter per second. हमें दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, assuming equivalently that drops covers a distance equal to the radius on the head. ये ड्रॉप है, उन्होंने सर पर कितना डिस्टेंस करा है इक्विवेलेंट टू द रेडियस, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं रेडियस के जितना, which is 10 power -3 मीटर। तो हमें निकालना एस्टिमेट दी फोर्स अप्लाइड बाय ड्रॉप ऑन द हेड। जो ये ड्रॉप्स है उन्होंने सर पर कितना फोर्स अप्लाई करा। हम यहाँ पे एक ही ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो एक ही ड्रॉप की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 30 है, और यहाँ पे जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा वो कांस्टेंट है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होगा। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 30 का स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ विच इज इक्वल टू रेडियस 10 पावर -3। अब ये क्या हो गया देखो,
30 का स्क्वायर इज 900, 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा -450। एक्सेलरेशन इज -900 डिवाइड बाई 2, 450 इंटू 10⁻³ नेगेटिव जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही होगी, तो वो तो डिक्रीज हो रही है। हमें तो निकालना है फोर्स। फोर्स को हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 4 मिलीग्राम, विच इज 4 इंटू 10⁻⁻6, एंड एक्सीलरेशन जो है वो है 450 इंटू 450 इंटू 10⁻+3। तो ये क्या हो गया? 4 इंटू 45 इंटू 10⁻⁴ ये हो जाएगा 10⁻²। तो ये हो गया 180 इंटू 10⁻², विच इज 1.8 न्यूटन। तो जो भी फोर्स लगने वाला है वो बेसिकली कितना होगा? 1.8 न्यूटन। तो आंसर इज 1.8। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फिर से कहीं ना कहीं हमने फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की ही बात करी है। उसी पे एक और क्वेश्चन है। अभी तक के सारे क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें थोड़े बहुत फॉर्मूला एंड हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, पर कहीं पे भी डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। A particle of mass 0.3 kg is subjected to a force F is equal to -kx। जो पार्टिकल है उस पे लगने वाला फोर्स -kx। सर यहाँ पे माइनस क्यों आ गया? माइनस जो है वो ये दिखा रहा है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जिस भी डायरेक्शन में होगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। k की वैल्यू दी है विच इज 15 न्यूटन पर मीटर। What will be the initial acceleration if it is released from a point x is equal to 20 centimeter? यहाँ पे हमें दिया है x is basically 20 centimeter, 20 into 10⁻⁻² मीटर। अब और क्या दिया? k की वैल्यू दी है। तो हमारे पास एक्सीलरेशन, अब बच्चों बहुत ही आसान है, इसको तो क्या करना है, एक्सीलरेशन इज फोर्स डिवाइड बाय मास। फोर्स क्या दिया है? फोर्स को हम लिख सकते हैं k इंटू एक्स डिवाइड बाई मास। माइनस को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि माइनस बेसिकली डायरेक्शन दिखा रहा है। k की वैल्यू सर क्या दिया है? k जो है वो है 15 है, x की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर विच इज 20 इंटू 10⁻²। मास दिया है 0.3। इसको हम कैलकुलेट करने पर आंसर जो है हमें एक्सेलरेशन का मिलने वाला है। तो सिंपल सा सवाल था, सिंपल सी कैलकुलेशन थी और आसानी से हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्प्रिंग और ब्लॉक की कहीं ना कहीं यहाँ पे बात है। स्प्रिंग के बारे में और क्वेश्चन या फिर और भी चीजें आप आगे जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम में पढ़ोगे, पर अभी यहाँ पे सिंपल स्प्रिंग की बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्प्रिंग में दो तरीके के कनेक्शंस होते हैं। एक होता है सीरीज कनेक्शन एंड वन इज पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में जो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है उनके इक्विवेलेंट की फॉर्मूला सीरीज कनेक्शन में होती है 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1 प्लस 1/k2 एंड पैरेलल कनेक्शन में k इक्विवेलेंट होता है k1 प्लस k2। अगर किसी के दिमाग में डाउट है कि सर मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में, तो अब वही समझने वाला है कि स्प्रिंग्स जो है वो सीरीज में है या फिर पैरेलल में, वो डिसाइड कैसे कर। देखो सबसे पहले ये ब्लॉक जो है, ऐसे सोचो कि ब्लॉक को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। वी आर डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक इन आइदर डायरेक्शन। कोई भी एक डायरेक्शन में इसे डिस्प्लेस कर दो, या राइट साइड करो या लेफ्ट साइड करो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इसे डिस्प्लेस कर रहा हूं विथ राइट साइड, तो ये जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगी एक्स के जितनी। इस स्प्रिंग के बारे में हम क्या कहेंगे? ये जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड होगी एक्स के जितनी, पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन, ये कंप्रेस हो रही है, ये जो है वो एक्सपांड कर रही है, पर कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन सेम है। तो जब भी स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं, दो स्प्रिंग्स में कंप्रेशन सेम है या एक्सपेंशन सेम है, या फिर एक में कंप्रेशन है एक में एक्सपेंशन है, वो अगर सेम हो रहा है
तो वो दोनों ही स्प्रिंग कौन से कॉम्बिनेशन में होगी? पैरेलल में। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्प्रिंग कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में। पैरेलल में के इक्विवेलेंट होता है बच्चों K1 प्लस K2। अब हमें तो निकालना है एक्सिलरेशन। अब सर एक्सिलरेशन निकालने के लिए फोर्स पता होना चाहिए। क्या सर हमें फोर्स पता है? बिल्कुल, फोर्स के बारे में हमें आइडिया है। फोर्स इज m इंटू ए। तो एक्सिलरेशन होता है फोर्स डिवाइड बाय मास। यहाँ पे फोर्स जो लगेगा वो स्प्रिंग की वजह से लगेगा। स्प्रिंग फोर्स हमें पता है K इंटू एक्स हम लिखते हैं, पर यहाँ पे K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, पर यहाँ पे तो दो स्प्रिंग है तो दोनों का इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, विच इज K1 प्लस K2 इंटू एक्स डिवाइड बाई मास। तो ये हमें मिल गया एक्सिलरेशन। तो ये एक्सिलरेशन बेसिकली हो गया हमारा K1 प्लस K2 इंटू एक्स डिवाइड बाई मास। तो एक्सिलरेशन हमें यहाँ पे मिल गया। आगे बढ़ते हैं, मतलब यही निकालना था इनिशियल एक्सिलरेशन। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा। टू ब्लॉक सिस्टम आपने कहीं ना कहीं शायद पढ़ी भी होगी, पर इसमें एज सच फ्रिक्शन की कहीं पे बात नहीं है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। A small block B is placed on another block A. A small block B is placed on another block A of mass 5 kg. अच्छा, A का मास दिया है, A का मास बच्चों हमें दिया है 5 kg। तो हमारे लिए A का मास जो है वो है 5 kg एंड लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। मतलब ये A की सरफेस की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई। आगे क्या दिया है? इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर टू द राइट एंड ऑफ द ब्लॉक ए। इनिशियली ब्लॉक बी जो है वो ये एक्सट्रीम राइट एंड पर यहां पे, एंड अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक ए। ए ब्लॉक पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करा गया है। ऑल द सरफेसेस आर अज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये सरफेस एंड ये सरफेस दोनों ही सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस। तो हमें निकालना है फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ए। अब इसमें होता क्या है दिखा, सोचो। आपको ऑलवेज ये मानना है कि यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रियल लाइफ में ऑलवेज जब हम दो ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रख रहे हैं तो इन दोनों सरफेस के बीच में ऑलवेज फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि सारे ही सरफेसेस जो है वो है फ्रिक्शनलेस। अब होगा क्या देखो, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट है। ये नीचे वाली सरफेस है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये जो आईपैड है वो आपका हो गया ब्लॉक ए और ये रिमोट है वो है बेसिकली आपका ब्लॉक बी। अब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ब्लॉक ए पर, मतलब मैं यहां से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। देखो एज इट इज सिचुएशन है, ब्लॉक ए इज आईपैड, ब्लॉक बी इज रिमोट, और यहां से फोर्स अप्लाई करा। अब यहां से फोर्स अप्लाई करने पर ये आगे तो बढ़ रहा है, देखो फोर्स अप्लाई करने पर ये आगे जा रहा है, पर रियल में हो क्या रहा है कि रिमोट भी जो है वो साथ में आगे मूव हो रहा है, क्योंकि रिमोट एंड आईपैड के बीच में कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। पर जब हम फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, तब क्या होगा? इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन अगर नहीं है, तो अगर आपने ए पर फोर्स लगाया है तो सिर्फ ए मूव करेगा, बी एज इट इज वहीं पर रहने वाला है। बी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगी, बी जो है वो एज इट इज होगा। इसका मतलब यह है कि आपने जो भी फोर्स अप्लाई करा है उसकी वजह से सिर्फ ए ब्लॉक मूव कर रहा है। तो एक्सीलरेशन हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इज फोर्स डिवाइड बाय मास। फोर्स यहाँ पे अप्लाई करा है 10 न्यूटन, यहाँ पे मास सिर्फ ए का लेना है क्योंकि मोशन सिर्फ ए की हो रही है, विच इज 5। तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करें? अब देखो ए जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, बी जो है वो रेस्ट पर है, बी की किसी भी प्रकार की मोशन नहीं हो रही, तो बी अपनी जगह पर है, बी कहीं पे मूव नहीं कर रहा। ए जो है वो आगे बढ़ रहा है, बी वहीं का वहीं है। अब अगर मैं ऐसे सोचूं कि ए जो है वो आगे बढ़ के यहां पे आ गया मान, तो यहां से यहां तक
ए अगर पहुंच गया, मतलब ये यहां से यहां तक अगर ए पहुंच गया, तो यहां पर पहुंचने के बाद बी जो है वो गिर जाएगा, बी जो है वो सेपरेट हो जाएगा, गिर जाएगा ए से। तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट ए को कितना करना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक, मतलब 20 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए ने 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो फिर ए एंड बी जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम करेंगे एस इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, 20 सेंटीमीटर, विच इज 0.2। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम जो है वो हमें निकालना है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया टी स्क्वायर इक्वल टू 0.2। तो फिर टी हो जाएगा अंडर रूट 0.2 का स्क्वायर रूट, या फिर 2/10 हम लिख सकते हैं। तो इसको अप्रोक्सीमेटली आपको करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर रूट 2 इज 1.41, 10 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 3 के अराउंड मिलेगा। तो ये करने जाओगे तो मुझे लग रहा है कि आंसर जो है वो 0.46 के अराउंड मिलेगा कुछ। 1.41 डिवाइड बाई 3 करने पर आंसर शायद 0.46 के करीब मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज 0.46। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें थोड़ी बहुत जो है वो हमें सोचना पड़ा, कैलकुलेशन कोई लंबी नहीं है, कैलकुलेशन तो आसान ही थी, पर थोड़ी बहुत चीजें हमें यहाँ पे सोचने की जरूरत पड़ी थी। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, या तो फिर हो सकता है कि जो मतलब एडिशनल एक्सरसाइज होती थी एनसीईआरटी में, उसमें ये पहले दिया हुआ था। अभी जो एनसीईआरटी है उसमें शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो क्या दिया है, man has fallen into a ditch of width d and two of his friends are slowly pulling him out using a light rope and two fixed pulleys as shown in figure। फिगर में हमें दिया है, यहाँ पे जो एक इंसान है वो ये डिच में यहाँ पे कहीं ना कहीं गिर गया, ऑफ विड्थ डी, विड्थ जो है वो डी के जितनी दी है, तो इसकी विड्थ हमें दी है डी के जितनी। और हमें क्या दिया है, टू ऑफ हिज फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग हिम आउट यूजिंग अ लाइट रोप एंड टू फिक्स पुलीज एज शोन इन फिगर। इन दोनों ने क्या करा, यहाँ पे दो पुली अप्लाई कर दी और यहां से ये रस्सी से खींचता है दोनों। तो हमें दिखाना है कि शो दैट, अच्छा ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। शो दैट द फोर्स exerted by each friend on a rope increases as man moves up। अब ये दोनों खींच रहे हैं, ये दोनों है वो यहां से खींच रहे हैं, तो खींचने की वजह से ये इंसान धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो हमें ये दिखाना है कि ये जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा वैसे वैसे इनको जो अप्लाई करने वाला फोर्स है वो फोर्स डिक्रीज करना चाहिए, सॉरी फोर्स जो है वो हमें इंक्रीज करना है, ऐसा दिखाना है। एंड फाइंड द फोर्स when man is at depth h। ये धीरे नीचे नीचे ऊपर आता जाएगा, जब ये h डेप्थ पर है तब इन पे फोर्स कितना लगेगा, ये हमें निकालना है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो इंसान नीचे है, फिर यहां से धीरे 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 ऊपर आ रहा है। ऊपर आते वक्त जहां पर वो h डेप्थ पर है तब कितना फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स निकालना है। अब देखो एफपीडी बनाते हैं, एफपीडी सर कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान है। एफपीडी के लिए हमें कहीं ना कहीं फोर्सेस के बारे में बात करनी है। इसका मास हमें अगर दिया है क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं, मास कहीं पे मेंशन नहीं है, मैं मास जो है वो इसका m मान लेता हूं। मास ऑफ दिस मैन इज m, तो इस पे जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा वो है mg। ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच्ड कंडीशन में होगी, टाइट कंडीशन में होगी। ये भी जो है वो कुछ इस तरीके से है, तो ये दोनों ही हुआ जो है वो स्ट्रेच टाइट कंडीशन में है, तो इसमें कुछ ना कुछ टेंशन लगेगा। अब क्या होगा देखो, इसमें टेंशन जो है वो कांटेक्ट पॉइंट से अवे डायरेक्शन में होगा, तो इन दोनों में भी टेंशन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। अब क्या होगा, जब हम यहां पर पहुंचे हैं तब ये डेप्थ कितनी है, डेप्थ इज h और ये पूरा d है, तो इसका आधा ये कितना हो गया d/2। ये पूरा d है, विड्थ d है, तो ये हो गया d/2। इसको मैं अगर मान लू थीटा, तो यहां से टेन थीटा क्या लिख सकता है, टेन थीटा आपका हो जाएगा ऑपोजिट साइड डिवाइड बाई
एडजेसेंट साइड विच इज h। तो ये हो गया d/2h, तो ये tan थीटा मिल गया d/2h। अब यहां से देखो तो अगर मैं इसके कंपोनेंट्स, टेंशन के कंपोनेंट्स हमें लेना है, टेंशन के कंपोनेंट्स लेने पर t ये हो जाएगा t cos थीटा और ये हो जाएगा t sin थीटा। t cos थीटा ऊपर, t sin थीटा इस तरीके से, mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जब ये h डेप्थ पर है, उस पॉइंट पे अगर हम बात करें, t cos थीटा ऊपर है, mg नीचे है, तो अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से या फिर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो ये t cos थीटा एंड mg जो है वो सेम होने चाहिए। तो टेंशन आपकी हो जाएगी mg डिवाइड बाई cos थीटा। अब cos थीटा कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे देखो tan थीटा इज बेसिकली d/2 है। अगर हम ट्राइंगल बनाए तो tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा d² प्लस 4h स्क्वायर। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज 2h अपॉन अंडर रूट d² प्लस 4h स्क्वायर। तो ये cos थीटा मिल गया। हमें तो निकालना है वही cos थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो। mg अपॉन cos थीटा इज 2h अपॉन d² प्लस 4h स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया टेंशन का। टेंशन तो हमने निकाल ली, पर इसमें एक और चीज थी, वो थी कि हमें निकालना है कि ये जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाए आता जाएगा, वैसे वैसे टेंशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब वो कैसे प्रूव करें, हमें बेसिकली ये निकालना है, ऊपर जैसे हम आते जाएंगे वैसे वैसे h की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर h की वैल्यू कम हो रही है तो टेंशन जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, वो यहां से पता चलेगा। देखो इस h को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो टेंशन इज mg डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर जाएंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये h स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो ये हो गया d² डिवाइड बाई h स्क्वायर, और यहां से ये अंदर गया तो h स्क्वायर एंड h स्क्वायर कैंसिल। तो इसी टेंशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब आप सोच के बताओ, जैसे ही h डिक्रीज होता जाएगा, जैसे ही h डिक्रीज होता जाएगा, वैसे ये टर्म तो बढ़ गई ना। अगर ये पूरी टर्म इंक्रीज हो गई तो टेंशन भी इंक्रीज हो गया, तो आपका टेंशन इंक्रीज हो रहा है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो बेसिकली दोनों ही चीज प्रूव कर दी कि जब h डेप्थ पर है तब टेंशन कितना होगा, एंड अगर h धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो फिर टेंशन जो है वो इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इंसान सबसे ज्यादा डेप्थ पर था तब इन दोनों को कम फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था, पर ये जैसे जैसे ऊपर आता जा रहा है वैसे वैसे ही फोर्स जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऐसी कभी चीज करी भी होगी, एक्सपीरियंस, अगर गांव में कभी गए और जो है वो पानी, मतलब नीचे से पानी ऊपर ले रहा है, तो आपने कभी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें ये एक्सपीरियंस करी होगी।